Hello, my dear students. Now we are talking about question number 13 of JEE Advanced 2022 paper 1, and this is question of section 2. And in this section, multiple correct option may present. Okay, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं. क्वेश्चन में गिवन है 6 charges are placed around a regular hexagon of side A as shown in figure. 5 of them have charge Q and the remaining one has charge X. The perpendicular from each charge to the nearest hexagon side passes through सेंटर O, है ना. इससे परपेंडिकुलर अगर हमने ड्रॉ किया, है ना, इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो O से पास होता है, जैसा डायग्राम में क्लियरली हमको समझ में आ रहा है, इज बाइसेक्ट बाय दिस साइड. ओके, तो कौन से ऑप्शन सही होंगे? पहला, अगर हम देखें, हमको ऑप्शन वाइज ही यहाँ पर चलना पड़ेगा. अगर हमने x का वैल्यू q रख दिया, अगर यहाँ पर x का वैल्यू हमने q रख दिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज इक्वल टू 0. डेफिनेटली बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल केस है, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है. आप सिमेट्रिकल केस के बेसिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड O पर ओरिजिन सेंटर पर 0 कंसिडर 0 ही होगी. ओके, बी वाला ऑप्शन देखें, अगर यहाँ पर हमने -x -q पुट किया, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर सुपर पोजिशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे. मतलब कि इस -q को हम लिख सकते हैं 2q. ओके, सॉरी, q -2q. ओके, q -2q, मतलब यहाँ पर हम इस -q की जगह पर एक q और एक -2q का चार्ज कंसिडर कर सकते हैं. और ये q q q, ये जो 6q फिर बनेंगे, इनके कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इन q के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, केवल -2q बचेगा. यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज. ओके, सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज. इस टाइप के क्वेश्चन हम एससी वर्मा में भी सॉल्व करते हैं, गिवन है ना, तो वहां से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं. अगर हम इस केवल -2q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. अब r का वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब O से इस x का डिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा. पर यहाँ पर हमको क्वेश्चन में साइड गिवन है. ओके, तो यहाँ हम एक ट्राइंगल ऐसा ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उस ट्राइंगल आर का वैल्यू जो होगा, है ना, आर का वैल्यू जो होगा, अगर हम इस हाइट की बात करें, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये हाइट यहाँ पर हाइपोटेनियस ए है, तो एच का वैल्यू, आर का वैल्यू 2h के बराबर होगा, और 2h का वैल्यू ए साइन 60 के बराबर होगा. और साइन 60 हमको पता है √3/2 होता है, तो 2a इंटू √3/2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा a√3. ओके, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a√3, मतलब a स्क्वायर इंटू 3. अल्टीमेट हमको मिलेगा q डिवाइडेड बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, मतलब कि बी वाला ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है. ओके, आगे हम देखते हैं. अगर हमने सी वाला ऑप्शन देखा, अब उन्होंने पोटेंशियल की बात की है कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा रब कर लेते हैं. अगर हम पोटेंशियल की बात करें और हमने यहाँ पर 2q चार्ज रखा हुआ, तो पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब सबका ऐड कर देना है यहाँ पर, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5, और ये एक हो गया 2q हो गया 7, तो 7q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और r का वैल्यू a√3. डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हमें लग रहा है. और अगर हम यहाँ पर 6th वाले ऑप्शन, डी वाले ऑप्शन में देखें, अगर हमने यहाँ पर -3q रखा, -3q रखा, तो फिर यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल चार्ज कितने होंगे? 5q -3q और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r का वैल्यू a√3. तो यहाँ पर 2q आना चाहिए, पर यहाँ पर -3q है, मतलब कि ये डी वाला ऑप्शन गलत है. हमारे पास 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है. ये वीडियो स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो जेई एडवांस के लिए जा रहे हैं, जेई मेंस के लिए जा रहे हैं, और उनको ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये वीडियो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 2 ऑफ जेई एडवांस 2022 पेपर 1 फिजिक्स सेक्शन की हम बात कर रहे हैं. सेक्शन 2 हमारे पास में यहाँ पर
मैक्सिमम मार्क 24 का है। ओके 24 मार्क्स हमको यहाँ पर मैक्सिमम मिल सकते हैं। यहाँ पर 6 क्वेश्चन इस सेक्शन में है हमारे पास और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है ABCD और यहाँ पर मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं इस सेक्शन में। अगर हम यहाँ पर इसके मार्किंग क्राइटेरिया देखें तो आपको फुल मार्क मिलेंगे +4 इफ़ ऑल करेक्ट ऑप्शंस या तो एक हो या जितने भी हो वो करेक्ट ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो आपको पूरे +4 मिलेंगे। ठीक है, +3 कब मिल सकते हैं कि 4 ऑप्शन करेक्ट है और आप 3 ऑप्शन सही सिलेक्ट कर देते हैं, मतलब चारों सही है और उसमें से 3 आप सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, +2 कब मिलेंगे, जब 3 या उससे ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है और आप 2 ही सिलेक्ट करते हैं, मतलब अगर 2 सही किए तो 2 नंबर, 3 सही किए तो 3 नंबर। अगर +1 चाहिए हमको तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है और आप एक ही सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको +1 मिलेगा। 0 इफ़ नन ऑफ ऑप्शन इज चूजन, अगर आप कोई ऑप्शन चूज नहीं करते छोड़ देते हैं क्वेश्चन तो 0 मार्क मिलेंगे हमको। और नेगेटिव मार्किंग, अगर इसके अलावा आप कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं कोई भी केस होगा तो -2 आपको मिलेगा, है ना। तो ये सेक्शन हमारे लिए अच्छा भी है और थोड़ा सा अगर हम गलत चूज कर लेते हैं तो -2 मार्किंग भी हमको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इस सेक्शन को हमको डील करना है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में है, फर्स्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का और क्वेश्चन में गिवन है इफ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक K which is greater than 1 फील in the space between the parallel plate capacitor, है ना, जैसे यहाँ डायग्राम में हमको दिख रहा है। The plate have large area and the distance between them is D. The capacitor is connected to the battery V as shown in figure A. हमने उसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। Now the both plate are moved by distance D/2 from their original position as shown in figure. तो हमने दोनों प्लेट को D/2 डिस्टेंस दूर कर दिया है। ओके, अब in the process of going for configuration in figure A to figure B, which of the following option is or correct? Okay, तो यहाँ पर सबसे पहला इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्शन वाइज चलना पड़ेगा कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा, सारे एक एक करके चेक करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज रिड्यूस बाय फैक्टर 2k, है ना। तो हमको यहाँ पर 3 पार्ट में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E1 कंसिडर किया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E2 कंसिडर किया है, ओके, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E3 कंसिडर किया है। ठीक है, अगर हम टोटल पोटेंशियल V की बात करें, है ना, थोड़ा सा इसको डेरिवेशनल फॉर्म में हमको देखना पड़ेगा। टोटल पोटेंशियल V की बात करें तो टोटल पोटेंशियल V1 + V2 + V3 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ओके, यहाँ का अगर हम बात करते हैं E3 की, है ना, तो E3 जो होगा वो सेम ही होगा E1 के। तो यहाँ पर इस E3 को हम E1 के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि वो एयर ही है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम टोटल पोटेंशियल V में अगर हम V1 की बात करें तो उसको लिख सकते हैं E1 × D/2, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होता है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और डेफिनेटली यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, तो हम पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 = E1 × डिस्टेंस लिख सकते हैं, है ना, प्लस अगर हम V2 की बात करेंगे तो वहाँ पर E2 × D हम लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस D है ना, और यहाँ पर हम E1 × D/2 फिर से लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू हमारे पास में आया E1 × D प्लस E2 × D। अगर हम E2 E1 की बात करें तो E1 जो होगा वो ज़्यादा होगा, है ना। अगर हम यहाँ पर मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो डेफिनेटली E1 में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका बाय K टाइम्स होगा। डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है K टाइम्स। तो हम यहाँ पर E2 का वैल्यू, E1 का वैल्यू K × E2 लिख सकते हैं, और जब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू K × E2 प्लस E2 और D हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर अगर हम E2 की बात करेंगे तो वो होगा V/D
इंटू K1 प्लस 1। ओके, अच्छा यहाँ पर अगर हम इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, है ना, यहाँ पर कलर चेंज करके हम लिखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें ई, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई वो होगा V बाई डी। ओके, कितना होगा V बाई डी। तो यहाँ पर इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो था वो था V बाई डी। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, है ना, V बाई डी, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड E2 में है। तो E2 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाई K प्लस 1 हमको मिलेगा। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर इस प्रोसेस के बाद होगी वो इनिशियल का E1 नहीं होगा, ये E होगा। इनिशियल का K प्लस 1, 1 बाई K प्लस 1 टाइम्स हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत है, तो इस पे क्रॉस हम लगा देते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड वाले ऑप्शन पे जाते हैं, है ना। तो इसे हम नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लियरली समझना है तो आप एक बार इसको जरूर लिख लीजिए, है ना, पर अभी हमने इसको रब कर दिया। अब हम सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं, है ना। तो सेकंड ऑप्शन में गिवन है कि कैपेसिटेंस क्या बोल रहा है, कैपेसिटेंस डिक्रीज बाय फैक्टर 1 बाई K प्लस 1। ओके, तो जब ऐसा केस होता है पार्शियली फील्ड कैपेसिटर की अगर हम बात करते हैं, ओके, किसकी बात करते हैं, पार्शियली फील्ड कैपेसिटर। ओके, पार्शियली फील्ड कैपेसिटर, तो सी डैश का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस, ओके, डी माइनस टी इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई के, है ना। डेफिनेटली ये फॉर्मूला आप डिराइव भी कर सकते हो। टी का वैल्यू यहाँ पर थिकनेस है ना, कितना डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है, और डी का वैल्यू दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर ये चेंज करेंगे, जो हमारा करंट केस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। ये जो d है ये 2d हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 2d, और t का वैल्यू हमारे पास में d के बराबर है, थिकनेस कितना है, d के बराबर है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो c डैश जो हमको मिलेगा वो मिलेगा एप्सिलॉन नॉट a 2d, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डी प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डी बाई के मिलेगा। तो फाइनली अगर हम इसको देखें तो सी डैश इक्वल टू हमको मिलेगा के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई के प्लस 1 इंटू डी। ओके, अच्छा, इनिशियल कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो वो कितना होगा, के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी होगा। ओके, मतलब इस के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड को हम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई डी को हम लिख सकते हैं सी नॉट इनिशियल कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाई के प्लस 1। मतलब यहाँ पर बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। कैपेसिटर जो है, कैपेसिटेंस जो है वो 1 बाई के प्लस 1 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये वाला ऑप्शन सही है। फिर से हम यहाँ से रब कर देंगे, आप डेफिनेटली ये सारा कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, है ना। अगर आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो आप ये सारा जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर स्पेशली ऐसे स्टूडेंट को एड्रेस कर रहे हैं जो जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ऐसे बच्चे डेफिनेटली बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिक्स के हैं वो कवर करके ही रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। द वोल्टेज बिटवीन कैपेसिटर प्लेट इज इंक्रीज बाय फैक्टर के प्लस 1। ओके, तो ये तो बिल्कुल गलत ही बात है। पोटेंशियल डिफरेंस तो आपने बैटरी लगा रखा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात ही नहीं होगी। यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल जो होगा वो V ही होगा, ये डायरेक्टली आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अब हम डी वाले ऑप्शन पे आते हैं। डी वाले ऑप्शन में लिखा है कि वर्क डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो हम यहाँ पर वर्क डन अगर कैलकुलेट करें तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल, मतलब हमने कितना वर्क किया, प्लस वर्क डन बाय बैटरी। ओके, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितना एनर्जी में चेंज हुआ है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो हमें कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, C1 माइनस C2 इंटू पोटेंशियल V, ओके, इज इक्वल टू
एनर्जी में चेंज कितना हुआ 1/2 C1 माइनस C2 इंटू वी स्क्वेयर, यहाँ पर वी स्क्वेयर आना चाहिए, है ना। तो अल्टीमेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो होगा -1/2 C1 माइनस C2 इंटू वी स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पर C1 C2 का वैल्यू हम पुट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसे करेक्ट करेंगे, जो वर्क डन बाय बैटरी होगा वो होगा C2 माइनस C1। ओके, और वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वो भी होगा C2 माइनस C1। तो हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, C2 माइनस C1 लिखेंगे, और C1 और C2 का वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो -1/2 C2 का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था, जो कि है एप्सिलॉन K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय K प्लस 1 इंटू डी, माइनस C1 का वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय डी इंटू वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर वर्क डन की अगर हम बात करें, एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क कर रहा है, तो होगा -1/2, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट K A बाई डी हम कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में हमको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई K प्लस 1 माइनस 1। ओके, जब एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा K 1 माइनस K माइनस 1 डिवाइडेड बाई K प्लस 1। ओके, 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो एक्सटर्नल जस्ट मिनट, हम यहाँ पर हमारा वीडियो ऑफ कर देते हैं। तो एक्सटर्नल जो वर्क डन होगा वो होगा 1/2 K इंटू के स्क्वेयर हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट K स्क्वेयर A डिवाइडेड बाई डी इंटू K प्लस 1। तो अगर यहाँ पर हम कहें कि वर्क डन K पे डिपेंड नहीं करेगा तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। मतलब ये डी वाला ऑप्शन भी गलत है, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब हमारे पास बी ही करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने समझा कि कैपेसिटेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर ही सारा पूरा क्वेश्चन डिपेंड था। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक जब हम फील करते हैं, ठीक है, और पोटेंशियल कंटिन्यूसली अप्लाई करके रखा हुआ है, ठीक है, और फिर जो भी कैपेसिटेंस में हम चेंज कर रहे हैं उसके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से हमारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेई एडवांस 2022 पेपर 2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं फिजिक्स का। ओके, और ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन में से मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है अ डिस्क ऑफ रेडियस r with uniform positive charge density sigma is placed on xy plane with its center at origin. The Coulomb potential along the z axis is V equal to sigma divided by 2 epsilon naught in the bracket root r square plus z square minus z. A particle of positive charge q is placed initially at rest at a point on a z axis with z equal to z naught and z naught is greater than 0. Okay, additional to Coulomb force, a particle experience a vertical force F is equal to minus CK। मतलब वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। यहाँ पर C जो है वो पॉजिटिव है, बीटा का वैल्यू यहाँ पर 2C एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय Q सिग्मा दे रखा है। चारों ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन सही है वो हमको बताना। अगर इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हम समझे तो यहाँ पर XY प्लेन पर हमने एक सर्कुलर डिस्क रखा है और इसका जो एक्सिस है वो z एक्सिस के अलोंग है। ओके, डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे किसी पॉइंट पर z किसी पॉइंट पर पोटेंशियल और पोटेंशियल की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम देखें तो ऐसा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये z एक्सिस है, k इसका डायरेक्शन है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो हम यहाँ पर पोटेंशियल की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ओके, हमको यहाँ पर पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना, क्योंकि पोटेंशियल z का फंक्शन है।
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर माइनस पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। ये सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। अगर हम रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा। रूट का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, और जेड स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन फिर से हम करेंगे तो 2z हमको मिलेगा, और आगे वाला टर्म जो है वो माइनस जेड है, तो जेड का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर 1 हो जाएगा। ओके, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकल अपवर्ड होगा, ये जो फोर्स लगेगा वर्टिकल अपवर्ड लगेगा, और जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जो एक कांस्टेंट एडिशनल फोर्स लग रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है ना। तो ये हो जाएगा z1 माइनस जेड डिवाइडेड बाय रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, ये हुआ हमारा। अब अगर हम F1 की बात करें, मतलब जो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F1, वो कितना है, वो होगा Q इंटू ई, है ना, Q इंटू ई, और यहाँ पर उसका वैल्यू हो जाएगा Q इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन द ब्रैकेट 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, जब कभी हमें इसका कोई कंडीशन वगैरह फाइंड करना होता है तो हम दो कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं और फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम एनर्जी के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, वर्क डन के कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर भी फोर्स बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, और जब हम वो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जेड फाइंड कर रहे हैं, फॉर विच दिस F1 इज इक्वल टू F2। F2 कौन सा फोर्स है, जो हम एडिशनल फोर्स लगा रहे हैं, और वो जो फोर्स है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, कैसा है, ऐसा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में F2 फोर्स लग रहा है, और उसका वैल्यू C है। कितना है, वो कांस्टेंट फोर्स है C। ये नेगेटिव साइन तो यहाँ पर बता रहा है कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और के बता रहा है कि वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें तो हमको मिलेगा Q इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन द ब्रैकेट 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C। ओके, अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2c एप्सिलॉन नॉट, है ना, इधर मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय Q सिग्मा, और इसका वैल्यू यहाँ पर बीटा गिवन है, ये है बीटा, है ना, तो इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। अब अगर हम चारों ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन तो यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू 1/4, बी ऑप्शन बीटा इज इक्वल टू 1/4, सी ऑप्शन बीटा इज इक्वल टू, बस केवल फोर्थ ऑप्शन है इसमें बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन के लिए हमको प्रूव करना है। तो पहले हम ए बी सी डी के लिए बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर ए बी सी के लिए बात करते हैं, डी वाला बाद में देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर बीटा का वैल्यू कितना है 1/4, और हमको जेड नॉट का वैल्यू चेक करना है। तो यहाँ पर अगर हम बीटा का वैल्यू 1/4 पुट करते हैं तो 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/4 हमको मिल रहा है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसे और सॉल्व करते हैं तो जेड डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलने वाला है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16, है ना, रूट आर स्क्वायर, रूट तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 16z स्क्वायर इज इक्वल टू 9r स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, और 16 माइनस 9 हो जाएगा 7, z स्क्वायर इज इक्वल टू 9r। तो z का वैल्यू हमको मिला रूट 9/7 इंटू आर, यहाँ पर आर स्क्वायर होगा, और 9/7 अप्रोक्सीमेट 1.2 के करीब करीब होगा, और इसका जब हम रूट निकालेंगे तो हमको 1.13 के आसपास वैल्यू मिलेगी, 1.13 आर। मतलब z का वैल्यू जहाँ 1.13 आर होगा वहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। उससे अगर हम ऊपर जाएंगे z का वैल्यू बड़ा होगा तो यहाँ पर F1 जो होगा वो कम होगा और F2 ज़्यादा होगा। ओके, और अगर हम नीचे आएंगे तो F2 जो होगा वो कम हो जाएगा और F1 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, है ना, हम यहाँ पर कंडीशन लिख लेते हैं पहले कि अगर z का वैल्यू 1.13 r से बड़ा है
तो F2 बड़ा होगा, F1 छोटा होगा। ओके, अगर यहाँ पर कलर चेंज करना पड़ेगा, अगर Z इज ग्रेटर देन 1.13 R तो F2 इज ग्रेटर देन F1, है ना। F2 बड़ा होगा मतलब कि वो ओरिजिन पर आ सकता है, वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स बड़ा होगा, है ना। और इसी का अपोजिट होगा, तो हम फर्स्ट वाला ए ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर Z0 का वैल्यू दे रखा है 25/7 R, ठीक है ना। और इसका वैल्यू अगर हम 25/7 देखें तो 25/7 कितना होगा, जस्ट अ मिनट, 25 डिवाइडेड बाय 7, ओके, हमको मिलेगा 3.57, ओके 3.57। तो यहाँ पर 3.57 R, तो ये जो Z0 है ये ग्रेटर देन है, Z से ग्रेटर देन है 1.13 R से, है ना। मतलब कि वो ओरिजिन पर आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि Z0 इज इक्वल टू 3/7 R है और इसका वैल्यू 1.13 से छोटा होगा, तो वो रिटर्न नहीं, ओरिजिन पर नहीं आएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन भी यहाँ पर हम करेक्ट लिखेंगे, क्योंकि Z0 इज इक्वल टू R/√3, फिर से अगर हम इसे सॉल्व करें तो वो उससे छोटा ही है, ठीक है, जो हमने कंडीशन फाइंड की है। तो सी वाला भी यहाँ पर करेक्ट है। जस्ट, तो यहाँ पर सी वाला भी यहाँ पर करेक्ट है, क्यों, क्योंकि सी के लिए अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि Z0 इज इक्वल टू R/√3, तो डेफिनेटली ये 1.13 R से तो छोटा ही है, मतलब F2 बड़ा होगा, है ना। जो Z का वैल्यू है वो छोटा है किससे, 1.13 R से, है ना। Z0 का वैल्यू जो हम R/√3 रख रहे हैं छोटा ही होगा, तो F2 जो होगा वो बड़ा होगा F1 से, है ना, ठीक है। तो वो रिटर्न वहां पर जाएगा, ठीक है। तो वापिस से Z0 पे पहुंच जाएगा, मतलब ये सही बात है, ठीक है। अब हमको डी वाला ऑप्शन चेक करना है एक बार। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो Z का वैल्यू हमको एक बार चेक करना पड़ेगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। डी ऑप्शन के लिए यहाँ पर बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1, हमने बीटा का वैल्यू कैलकुलेट किया था 1 माइनस Z डिवाइडेड बाय √R² प्लस Z², ओके, इज इक्वल टू बीटा, और ये ग्रेटर देन 1 है। 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर साइन हमको चेंज करना पड़ेगा, Z लेस देन 0, है ना। मतलब Z लेस देन 0 पर वो इक्विलिब्रियम पे होगा, डेफिनेटली वो ओरिजिन पर पहुंचेगा। तो डी वाला ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। ये आपको अगर क्लियर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो F2 फोर्स है वो बड़ा होगा F1 फोर्स के कंपैरिजन में, है ना, जब Z0 पॉजिटिव है ना। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है, इक्विलिब्रियम तो नेगेटिव Z लेस देन 0 पे आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू Z के नेगेटिव वैल्यू पे इक्विलिब्रियम आ रहा है। तो यहाँ पर वो ओरिजिन की तरफ मूव करेगा, ठीक है, ओरिजिन पे पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच। Hello my dear students, now we are talking about question number 4 JEE Advanced 2022 पेपर 2 का फोर्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है इन अ पर्टिकुलर system of unit the physical quantity can be expressed in terms of electric charge E, okay, electric charge E, है ना। ये फर्स्ट हमारा जो चैप्टर होता है ना, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जरा ध्यान से समझना है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, इलेक्ट्रॉन मास me and Planck कांस्टेंट h, कूलम्स कांस्टेंट k, ओके, की हेल्प से हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है। तो b जो है वो e रेज़ टू पावर अल्फा, m रेज़ टू पावर बीटा, h रेज़ टू पावर गामा और k रेज़ टू पावर डेल्टा हमको मिल रहा है ना। तो हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम E का डायमेंशन फार्मूला देखते हैं, E मतलब चार्ज, कुलम, और कुलम का डायमेंशन फार्मूला होगा AT, ओके। अगर हम यहाँ पर M का डायमेंशन फार्मूला देखें, ME का डायमेंशन फार्मूला देखें, तो ये तो मास है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला तो M ही होगा,
ओके, फिर हम यहाँ पर h का डायमेंशन फार्मूला देखें तो h जो है वो एंगुलर मोमेंटम जैसा होता है ना। तो यहाँ पर हम डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं ml2t-1 एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला या h का डायमेंशन फार्मूला जूल सेकंड। ठीक है, तो जूल का तो ml2t-2 होता है और सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे तो t-1 हो जाएगा, है ना। और k की अगर हम बात करें तो k का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करने के लिए हम कूलम का फार्मूला यूज कर सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से अगर हम k का वैल्यू कैलकुलेट करें तो k कितना हो जाएगा, f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय q1 q2, है ना। मतलब कि अगर हम इसका यूनिट देखें तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला हमको पता है ml t-2 होता है, मीटर स्क्वायर का l स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय कूलम का हो जाएगा at। ओके, और अगर हम कूलम की बात करें तो कूलम का डायमेंशन फार्मूला होगा at, तो यहाँ पर हम लिखेंगे at स्क्वायर। ओके, अगर हम k का डायमेंशन फार्मूला आप देखते हैं तो k का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास में आता है m। ओके, l अगर हम देखें तो यहाँ पर l3 होना चाहिए। ओके, और अगर हम t की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में होना चाहिए t-4, है ना, t-4। और अगर हम a की बात करें तो a का पावर -2। तो ये डायमेंशन फार्मूला हमारे पास k का मिला। ठीक है, ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए, हम जब एग्जाम में बैठेंगे तो फटाफट ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला भी पता होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करने के लिए हम ILB का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। F फोर्स इज इक्वल टू होता है ILB sin थीटा, हमको पता है, तो B इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय IL होगा, है ना। और यहाँ पर F का मतलब फोर्स, दैट इज F mlt-2, I का मतलब करंट और L का मतलब लेंथ, तो L से L कैंसिल हो जाएगा। और B का यहाँ पर अगर हम डायमेंशन फार्मूला देखते हैं तो हमको क्या मिलता है, mt-2 a-1। ओके, अब यहाँ पर इन्हें रब कर देते हैं, ये आपने सारा नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है, नहीं आ रहा है, तो आप ये सारे फार्मूले नोट करके कैसे हमने डायमेंशन फार्मूला फाइंड किए वो आप समझ सकते हैं। अब हमको पता है कि बी मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर e⁻⁴ me⁻β, ओके, h⁻γ और k⁻δ। ओके, तो यहाँ पर सारा डायमेंशन फार्मूला हम पुट करेंगे। डायमेंशन फार्मूला का एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर कोई भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, है ना। ये एक रिसर्च टूल की तरह बिहेव करता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। और वही यहाँ पर हमको यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर बी का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे mt-2 a-1। ओके, और यहाँ पर ई का डायमेंशन फार्मूला हम लिखेंगे at। ओके, रेस्ट टू पावर अल्फा। m का डायमेंशन फार्मूला हम लिखेंगे तो m ही होगा, है ना, मास है ये, तो रेस्ट टू पावर बीटा। h का डायमेंशन फार्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ml2t-1 होगा, रेस्ट टू पावर गामा होगा। और k का डायमेंशन फार्मूला हमने निकाला है ml3t-4 a-2। ठीक है, अब हम यहाँ पर पावर कंपेयर करेंगे। आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे m का अगर हम पावर देखें तो m का पावर कितना है, m का पावर है बीटा, और यहाँ से मिल रहा है प्लस गामा, और यहाँ से मिल रहा है प्लस डेल्टा। ठीक है, प्लस डेल्टा। अगर हम L का यहाँ पर पावर देखें तो यहाँ पर इसमें कोई L का टर्म नहीं है, इसमें भी L का टर्म नहीं है, यहाँ पर 2 गामा हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर +3 डेल्टा हम लिख सकते हैं। अगर हम t की बात करें तो फर्स्ट में t का एक पावर है तो t⁻⁴ होगा, यहाँ पर माइनस गामा होगा, और यहाँ पर -4 डेल्टा होगा। a का अगर हम पावर देखें तो a का पावर अल्फा, और यहाँ से नहीं, यहाँ पर -2 डेल्टा होगा, है ना, और a का कहीं पावर नहीं है। तो अब हम यहाँ पर पावर कंपेयर करेंगे दोनों साइड, है ना। तो अगर हम m का पावर देखें, सबसे पहले आपको जब कभी डायमेंशन फार्मूला रिप्रेजेंट करना है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, हमें ये पता है। यहाँ पर
बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 1 है। मतलब अगर हम केवल अल्फा का वैल्यू फाइंड करें और इसमें पुट कर देंगे तो हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डेल्टा का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन हमको मिल रहा है 2 गामा प्लस 3 डेल्टा इज इक्वल टू 0, है ना। ये 0 होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एल है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में एल नहीं होता है। अगर हम टी का पावर देखें तो अल्फा माइनस गामा माइनस 4 डेल्टा इज इक्वल टू टी का पावर -2 है ना। यहाँ पर -2 है ये, है ना? अगर हम बात करते हैं किसकी, ए की, तो अल्फा -2 डेल्टा इज इक्वल टू -1, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आ, सबसे पहले हमको यहाँ से डेल्टा का वैल्यू निकालना है, यहाँ से गामा का वैल्यू निकालना है और इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो हमको अल्फा का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ से गामा का वैल्यू है -3 डेल्टा डिवाइडेड बाई 2। ओके, यहाँ से अल्फा का वैल्यू, सॉरी डेल्टा का वैल्यू है 2 डेल्टा इक्वल टू, ये इंटरचेंज होगा, अल्फा प्लस, सॉरी हाँ, यहाँ पर अल्फा प्लस 1 मिलेगा और डेल्टा का वैल्यू होगा अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो फिर हम यहाँ पर गामा का वैल्यू निकाल सकते हैं इस डेल्टा का वैल्यू यहाँ पुट करके। ठीक है, तो हमको यहाँ पर मिलेगा अल्फा माइनस गामा का वैल्यू कितना है, -3 डेल्टा, तो +3 डेल्टा बाई 2 हो जाएगा, -4 डेल्टा इक्वल टू -2। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा यहाँ पर ये 8 होगा, मतलब -5 डेल्टा बाई 2 इक्वल टू -2, है ना। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 2 अल्फा -5 डेल्टा इक्वल टू -4। अब डेल्टा का वैल्यू भी अल्फा के टर्म में पुट कर देंगे तो 2 अल्फा -5 इंटू अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -4। इसे आगे सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ से हमने आगे का सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 अल्फा -5 अल्फा -5 इक्वल टू -8 हो जाएगा, है ना। इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा ये तो यहाँ पर हमको मिला माइनस अल्फा इक्वल टू -3, तो अल्फा का वैल्यू कितना आया, 3। ओके, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू कितना होगा अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है 3, और बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से कितना मिलेगा 1, तो +1, अल्टीमेट आंसर आया 4। आप यहाँ पर इंटर करेंगे 4। ठीक है ना। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम कंज्यूम ज़्यादा हुआ है, पर ऐसा नहीं है। आप जब स्पीड में करेंगे और एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली स्पीड हमारा बढ़ ही जाता है। हमने यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर एक्सप्लेन किया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पर कंज्यूम तो होगा ही सही, क्योंकि हम सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें हमें पता होती है, तो एग्जाम में आप डेफिनेटली बहुत ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमें करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जेई के कितने भी क्वेश्चन देखेंगे, जेई एडवांस के स्पेशली क्वेश्चन देखेंगे, तो उसमें डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। PYQs अगर हम सॉल्व करते हैं, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं 2022 में, आपके सामने डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। थैंक यू। Very good morning to all of you, my dear students. Now we are talking about question number 6 of JEE Advanced 2022 पेपर 2 फिजिक्स का हम सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पर इंटीजर टाइप क्वेश्चन हमारे पास में है, मतलब वैल्यू जो इंटर होगी वो इंटीजर 0 से 9 के बीच में होगी। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, अ चार्ज Q इज सराउंडेड बाय क्लोज्ड सरफेस कंसिस्टिंग an inverted cone of height h and the base radius r. Okay, a hemisphere of radius r is shown in figure। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक Q चार्ज है और इस टाइप के सरफेस से हमने उसको क्लोज कर रखा है। The electric flux through the conical surface is nq divided by 6 epsilon। What is the value of n? बड़ा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम गॉस कॉन्सेप्ट का यूज करें तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके, तो यहाँ पर फ्लक्स जो होगा वो स्फीयर से प्लस फ्लक्स जो होगा वो कोन से, है ना। Q बाय एप्सिलॉन नॉट हम लिख सकते हैं, और स्फीयर से जो फ्लक्स होगा, ओके,
क्योंकि डेफिनेटली आधा फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स का आधा फ्लक्स जो है वो ऊपर से पास होगा और आधा यहाँ पर नीचे से पास होगा, है ना। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स का हाफ, दैट इज Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस C इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन। तो फाई थ्रू कोन सरफेस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और वो क्वेश्चन में गिवन है NQ डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अगर हम इसे कैंसिल करें तो n का वैल्यू हमारे पास में आना है 3 और हम लिखेंगे आंसर 3, है ना। बड़ा इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हम अगर एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली हम सॉल्व करते ही हैं। हमने अगर हम एक क्यूब लेते हैं तो क्यूब के 6 फेजेस से कितना फ्लक्स पास होगा और एक पर्टिकुलर फेज से कितना फ्लक्स पास होगा अगर क्यूब के सेंटर पर चार्ज रखा हो, तो ही हमने केसेस देखे थे। हमने केसेस देखे हैं कि अगर क्यूब के कोन पर कोई चार्ज रखा है तो फ्लक्स हर एक फेज से कितना पास होगा, अगर कोन क्यूब के कॉर्नर पर, ठीक है, कॉर्नर पर कोई चार्ज रखा हुआ है तो कितना फ्लक्स पास होगा हर एक फेज से, ये हमने कैलकुलेट किया था। मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेई एडवांस 2022 पेपर 2 की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम सेक्शन 2 स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 2 जो है, अगर हम उसके इंस्ट्रक्शन देखें तो यहाँ पर सेक्शन 2 में मैक्सिमम मार्क्स हम 24 गेन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के पास ABCD 4 ऑप्शन होंगे और एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकते हैं, है ना। अगर हम जेई के क्वेश्चन पेपर PYQ सॉल्व करते हैं तो ये पैटर्न हमको पता है ना। जब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो +4 मार्क्स कब मिलेंगे, है ना, जब सारे ऑप्शन आप करेक्टली चूज करें, ठीक है। पार्शियल मार्किंग में अगर हम देखें तो +3 मार्क्स कब मिलेंगे, जब 4 ऑप्शन सही हो और हम +3 3 ऑप्शन उसमें से करेक्ट सिलेक्ट कर देते हैं। +2 कब आपको मिल सकता है, जब 3 या 3 से ज़्यादा ऑप्शन सही हो और उसमें से 2 आप सिलेक्ट कर दें। +1 कब मिलेगा, जब 2 या 2 से ज़्यादा सही है, ठीक है, और आप उसमें से एक सिलेक्ट कर दें। और अगर आंसर नहीं करेंगे तो 0 मार्क, और अगर कुछ भी गलत आंसर टिक करेंगे तो -2 मार्क हमको मिलेंगे। ये इसका सेक्शन के इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, दैट इज 9th क्वेश्चन, और क्वेश्चन में गिवन है इन फिगर द इनर शेडेड रीजन A रिप्रेजेंटेड a sphere of radius RA equal to 1, okay, within which the electrostatic charge varies with radial distance r from the center as rho A is equal to kr, where k is positive. Okay, in spherical shell B, the outer radius RB, the electrostatic charge density rho B is equal to 2k by r। मतलब बाहर वाला जो शेल है वहां पर डेंसिटी जो है रो बी है और वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 2k डिवाइडेड बाय आर, और अंदर जो डेंसिटी है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है k इंटू आर। ओके, तो यहाँ पर हमको इन चारों ऑप्शन के लिए सिलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर गिवन है इफ RB is equal to √3/2 then electric field in is 0 everywhere outside the P, है ना। तो ये तो प्रैक्टिकली यहाँ पर हमको गलत दिख रहा है, क्योंकि अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली बाहर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही सही, ठीक है। तो 0 तो होना नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन तो हम डायरेक्टली फिजिकल एनालिसिस की हेल्प से ही बता सकते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें कि RB इक्वल टू अगर 3/2 है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड द बी इज के बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ना, अगर यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो हमको इनसाइड चार्ज टोटल कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनसाइड चार्ज कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ पर Q1 का चार्ज कैलकुलेट करते हैं, पहले सॉरी QA लिख देते हैं उसे, जो अंदर वाला सॉलिड स्फेयर है उस पर कितना चार्ज है वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमको डेफिनेटली चार्ज डेंसिटी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो हम यहाँ पर एक अंदर स्फेरिकल शेल कंसिडर करेंगे dr थिकनेस का। ओके, ये इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं जो आपको समझना पड़ेंगे। जैसे ये हमारा स्फेयर है, तो यहाँ पर हम एक स्फेरिकल शेल कंसिडर करेंगे जिसका थिकनेस कितना होगा dr,
इसका थिकनेस कितना होगा dr, ठीक है। तो अगर इसके वॉल्यूम की बात करेंगे dv की, तो वो होगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, है ना। तो अगर हम dq, हम पहले फॉर a के लिए देख रहे हैं, तो अगर हम dqa की बात करें तो वो होगा रो ए इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, ठीक है। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए। यहाँ पर dqa अगर इंटीग्रेट करना है रो ए का वैल्यू पुट करके, तो qa इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, उसकी रेडियस तक, मतलब 0 से 1 तक। ओके, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से 1 तक, 4 पाई r स्क्वायर, और रो का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास के आर है ना, तो इंटू डी आर। तो यहाँ पर 4 पाई के कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, और आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 होगा, लिमिट पुट कर देंगे 0 से 1, है ना। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्यू ए का वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेगा पाई के, है ना, क्योंकि जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 होगा, जो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 होगा, है ना। तो क्यू ए का वैल्यू मिला, सेम एज इट इज हम क्यू बी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो क्यू बी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम 1 से आर बी तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, 1 से आर बी तक इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि जो सेकंड शेल है उसका रेडियस जो है वो आर ए से आर बी तक है ना। तो आर ए का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर रो बी अगेन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, तो क्यू बी इक्वल टू, यहाँ पर अगर रो बी का वैल्यू पुट कर दे 2k बाय आर, तो 2k इंटू 4 पाई, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 टू आर बी। ओके, और ये हो जाएगा हमारा 1 बाई आर स्क्वायर बाय आर, दैट इज इक्वल टू आर। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 8k पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर लिमिट पुट करना पड़ेगा 1 टू आर बी। ओके, ये कैंसिल होके हमको मिलेगा 4 पाई के आर बी स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये हमें चार्ज का वैल्यू मिला। अब अगर हमको बी वाला ऑप्शन देखना है, तो बी वाले ऑप्शन में आर बी का वैल्यू 3/2 गिवन है ना। तो अगर हम बी ऑप्शन के लिए बात करते हैं, तो अगर आर बी का वैल्यू 3/2 है ना, मतलब क्यू बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू बी का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई के इन द ब्रैकेट 3/2 का स्क्वायर, दैट इज 9/4 माइनस 1। ओके, तो 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5, 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 5 पाई के, ठीक है। अगर हम टोटल चार्ज की बात करें, तो इनसाइड टोटल चार्ज हो जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी, है ना, और वो होगा पाई के प्लस 5 पाई के, दैट इज इक्वल टू 6 पाई के। ओके, और अगर हम पोटेंशियल की बात करें, तो वो होगा टोटल चार्ज क्यू टोटल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी, क्योंकि आउटसाइड तो यहाँ पर जस्ट आउटसाइड, मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर बी, और आर बी का आर बी। ओके, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 6 पाई के डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3/2, आर बी का वैल्यू 3/2, है ना। तो पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ कैंसिल हो जाएगी, हमको मिलेगा k बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मतलब कि ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर हम सी वाले की बात करते हैं, ये सी वाला देखते हैं, इसमें कहा है कि आरबी का वैल्यू 2 पुट करो, टोटल चार्ज निकालो। तो अगर हम आरबी का वैल्यू, हम सी वाले ऑप्शन के लिए जाते हैं और आरबी का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो क्यूबी का वैल्यू कितना होगा, वो होगा 4 पाई के इन द ब्रैकेट 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3, मतलब कि 12 पाई के। ओके, तो टोटल चार्ज कितना होगा,
टोटल चार्ज होगा पाई के प्लस 12 पाई के, मतलब कि 13 पाई के। ओके, तो यहाँ पे तो 15 पाई के दे रखा है, मतलब ये सी वाला ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, अब हम डी पर जाते हैं। उन्होंने कहा है कि आर बी इक्वल टू 5/2, then the magnitude of electric field at B just outside the B is 13 pi k by epsilon naught। ओके, तो इसके लिए हम नया स्लाइड ले लेते हैं। तो अगर हम डी वाला ऑप्शन यहाँ पर चेक करना चाहते हैं तो आर बी का वैल्यू, क्यू बी का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई के आर बी स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर माइनस 1। ओके, मतलब 4 पाई के इन द ब्रैकेट 25 minus 4 that is equal to 21 divided by 4, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू बी का वैल्यू हो जाएगा 21 पाई 21 पाई के, 21 पाई के। ओके, टोटल चार्ज की अगर हम बात करें तो पाई के प्लस 21 पाई के दैट इज इक्वल टू 22 पाई के। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी स्क्वायर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, क्यू का वैल्यू है 22 पाई के डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आर का वैल्यू 5/2 दे रखा है, तो 5/2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम पहली बात तो पाई यहाँ पर आ रहा है ना, तो पाई यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपको मिलेगा 22 के डिवाइडेड बाय 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 25 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और ये हमारा गलत ऑप्शन है, मतलब डी वाला भी गलत ऑप्शन है, केवल बी ही सही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन भी थोड़े से यहाँ पर टिपिकल होते हैं, है ना। और यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रॉन्ग है तो हम ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए अगर आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन को ध्यान से समझना पड़ेगा। उनको कैसे हम फिजिक्स में अप्लाई करते हैं, इन सारे डेरिवेशन को आपको बार बार ट्राई करना है, ताकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको वो डेरिवेशन का यूज़ कैसे करना है वहाँ समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी हमने इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ही यूज़ किया है। क्वेश्चन में मेन जो था, गॉस लॉ की हेल्प से जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है, वो तो बेसिक हम समझते ही हैं, पर जो मेन कॉन्सेप्ट था वो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट था। मतलब यहाँ पर इंटीग्रेट कैसे करना है, क्या लिमिट होना चाहिए, किस वैल्यू को इंटीग्रेट करना है, वो आपको याद होना चाहिए, समझना चाहिए। तो इंटीग्रेशन अगर आप फिजिक्स में एडवांस की बात करते हैं, एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इट इज़ माय सजेशन टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट, do practice on integration as much as possible, integration, differentiation, calculus. Thank you.